नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है शोहरत की जिंदगी बनी सोने का पिंजरा। बालकनी से कमरे में आकर मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बालकनी में खड़े हो अपने गीले बाल सुखाने में मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे दाता हुक्म जी यानी मेरे ससुर जी इतना गुस्सा हो उठे। मुझे अपना बचपन याद आने लगा। जब हॉस्टल से घर आती थी तो हिरन की तरह खेतों में कुलाचे भरती रहती थी। सहेलियों का झुंड हमेशा मुझे घेरे रहता था। गांव की लड़की शहर के हॉस्टल में पढ़कर आई है तो शहर की कई बातें होंगी और यही सहेलियों के कौतूहल का कारण था। मेरे भैया भाभी भी कितने प्यारे हैं और कितना प्यार करती है भाभी मुझे। कभी भाभी ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ कर मुझे क्या मिला? ना घर, ना किसी का स्नेह और ना आज़ादी का एक लम्हा। हाँ, अगर सोने चांदी के ढेर को स्नेह कहते हैं तो वह यहाँ बहुत है। लेकिन क्या इन बेजार चीज़ों से मन का सुख पाया जा सकता है? अगर हाँ तो मैं बहुत सुखी हूँ। सोने के पिंजरे में पंछी की तरह पंख फड़ा फड़ा कर मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। पति नाम का जीव जो मुझे ब्याह कर लाया उसके दर्शन आधी रात के बाद होते हैं तो दूसरों को मैं क्या कहूँ। पता नहीं किस बुरी घड़ी में महेंद्र की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर लाया। महेंद्र का रिश्ता जब पापा के पास आया था तो सब यह जानकर हतप्रभ रह गए थे कि इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनना बहुत भाग्य की बात है। पता नहीं सहेलियों के साथ खेतों में कुलाचे भरते कब महेंद्र ने मुझे देखा और उनकी आंखों में मैं बस गई। तुरंत फुरत महेंद्र के घर से रिश्ता आया और पापा ने हाँ करने में एक पल भी नहीं लगाया। बड़े धूम धड़ाके से शादी संपन्न हुई और मैं जमींदार घराने की बहू बन गई। जिस धूमधाम से मेरी शादी हुई उसे देखकर मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। महेंद्र को देखकर तो मेरे अरमानों को पंख लग गए। जितना सुंदर और ऊंचे कद का महेंद्र है उससे तो मेरी सखियां भी ईर्ष्या करने लगी। ससुराल की देहरी तक पहुंची तो दोनों ओर कतार में खड़े दास दासियों के सिर हमारी आगवानी में झुक गए। उन्हें सिर झुकाए देखकर मुझे एहसास होने लगा मानो मैं कहीं की महारानी हूँ। सासू माँ ने आरती उतार कर मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। सुहाग से इस तक पहुँचने से पहले कई रस्में हुई। मुंह दिखाई में मेरी झोली में सुंदर सुंदर सोने के गहनों का ढेर लग गया। तमाम तरह की रस्मों के बाद मुझे सुहाग सेज पर बिठा दिया गया। कमरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों ओर फूलों की महक मदहोश किए दे रही थी। मेरी जेठानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। एकांत पाते ही मैंने कमरा बंद किया और घूंघट हटाकर आराम से सहज होने की कोशिश करने लगी। दिन भर के क्रियाकलापों से ढककर मैं थोड़ा आराम करना चाह रही थी। थकान से कब मुझे नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। दरवाजे की कुंडी खड़की तब मेरी नींद खुली। घड़ी रात के 3:30 बजा रही थी। ओहो, कितनी देर से मैं सो रही हूँ। सोचते हुए सिर पर पल्लू लेकर दरवाज़ा खोला। शराब का भभका मेरे नथुनों से टकराया तो मैंने घबराकर आकुंदक को देखा। सामने लाल आंखें लिए महेंद्र खड़े थे। मैं हतप्रभ महेंद्र का यह रूप देखती ही रह गई। अंदर आकर महेंद्र ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे बोले, सॉरी निशी, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दी, बुरा मत मानना। नशे में होने के बावजूद महेंद्र ने एक अच्छे इंसान का परिचय दिया। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन यह 1-2 दिन की बात नहीं थी। हवेली में मुजरे होते और महेंद्र अक्सर देर रात ही कमरे में आते। हाँ, महेंद्र मुझे दिलो जान से प्यार करता है, लेकिन उसके बदले मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ती है यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। मैं शिकायत करती तो वह कहते, यह तो हमारी परंपरा है, जमींदारों के यहाँ मुजरे नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे। अरे छोटी कहाँ हो भाई, आओ सुनार जी आए हैं। यह आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। मेरी जेठानी मुझे बुला रही थी। मेरा जाने को मन नहीं था लेकिन मना भी तो नहीं कर सकती थी। बाहर बाहर दरी में सुनार जी कांटा बाट लिए बैठे थे। भाभी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ छोटी, क्या तुम रो रही थी जो तुम्हारी आंखें लाल हो रही है? क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? मैंने कहा, नहीं भाभी सा, वैसे ही नींद लग गई थी इसलिए। छोटी, तुझे कुछ गहने बनवाने हो तो बनवा लो। देख मैं तो यह सतलड़ा हार तुड़वा कर दूसरा बनवा रही हूँ। पर भाभी सा, यह तो बहुत सुंदर है और नया भी, आप इसे क्यों तुड़वा रही हो?
अरे छोटी, इसे मैंने अपनी भाई की शादी में पहन लिया और तुम्हारी शादी में भी पहना है। बस अब पुराना हो गया है। मैं तो अब नया ही बनवाऊंगी। मैं क्या कहती, चुप रहना ही ठीक समझा। भाभी सा ने कहा, तू भी कुछ बनवा ले। अगर कुछ तुड़वाना नहीं चाहती तो माँ जी से सोना लेकर बनवा ले। यहाँ सोने की कोई कमी नहीं है। निशी सोचने लगी कि वह तो मैं देख ही रही हूँ, तभी तो हमारे लिए यहाँ सोने के पिंजरे बनवाए गए हैं। इस चार दीवारी में कैद हम गहने तुड़वाए और गहने बनवाए, बस इन्हीं गहनों से दिल बहलाए। सुनार जी चले गए तो मैंने पूछा, भाभी सा, आप 7 बरस से यहाँ रह रही है। जेठ साहब भी आधी रात से पहले घर में नहीं आते, फिर आप किस तरह अपने आप को बहला लेती है? मेरा तो 4 महीने में ही दम घुटने लगा है। देख छोटी, इन जमींदारों की यही रीत है। मेरे मायके में भी यह सब कुछ होता है। हम कुछ भी बोले तो यहाँ के मर्द यही कहेंगे कि मर्दों की दुनिया में तुम लोग दखल मत दो। तुम्हारा कामकाज सज धज कर रहना और मन बहलाने के लिए जब चाहो सुनार को बुलवा लो और गहने तुड़वाओ तथा नए बनवाओ। मैं आंखें फाड़े भाभी सा को देखती ही रह गई। कितनी सहजता से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया, कितनी आसानी से इस जिंदगी से समझौता कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो पढ़ लिख कर सारी शिक्षा भाड़ में झोंक दी। मैं कहाँ से रास्ता खोजूं आज़ादी का? कमरे में आते ही फिर रुलाई फूट पड़ी। हाय, मैं कहाँ फंस गई। मेरे पापा ने यह क्यों नहीं सोचा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, उसकी छाती में भी दिल धड़कता है। क्या महज पैसे वाले होने से सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी के भी कुछ अरमान है? पापा यह क्यों भूल गए कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वह पिंजरा सोने का हो या फिर लोहे का। आधी रात को महेंद्र आए तो मैं जाग रही थी। मैं महेंद्र से कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत थके हुए लग रहे थे। मेरे माथे पर एक चुंबन की मोहर लगाई और बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे भरने लगे। मैं मन मारकर रह गई। सोचने लगी, कभी महेंद्र मुझे वक्त दे तो मैं इस पिंजरे से आज़ाद होने की भूमिका निभाऊं। लेकिन यह मुजरा और मुजरे वालियाँ वक्त दे तब ना। वैसे महेंद्र से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। वह तो मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, बस अपनी खानदानी परंपराओं में बंधे हुए मुझे वक्त ही नहीं दे पाते। मैंने 1-2 बार दबी जबान में उन्हें मुजरे में जाने से रोकने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे जोरू का गुलाम कहलवाना चाहती हो? घर के सभी मर्द देर रात तक मुजरे में बैठे रहते हैं, तो भला मैं अकेला कैसे उठ सकता हूँ? तुम मेरी मजबूरी समझती क्यों नहीं? दिन पर दिन घुटती रही भाभी सा और सासू माँ को भी इसी हाल में खुश देखकर मैं भी इस जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। यह दोष किसका है पता नहीं, मेरा या मेरे पापा का है, या फिर मेरे इस सौंदर्य का जिसकी वजह से मैं कैद कर ली गई। सुबह बेमतलब ससुर जी नाराज हो गए। जो मर्द दूसरी औरतों के अश्लील नाच गाने पर नजरें बिछाते हैं, पैसा लुटाते हैं, उन्हें घर की बहू बालकनी में खड़ी होकर बाल भी सुखा ले तो गुस्सा क्यों आता है? यह दोगली नीति जमींदारों के खानदानों की रीत ही है। नाचने वालियां भी तो औरतें ही है। क्या उनमें कभी अपनी माँ बहन का चेहरा उन्हें नजर नहीं आता? शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी आज़ादी की सांस नहीं ली। खूब खाना पीना और सुंदर कपड़े गहने पहनना और हमारी नियति थी। हम अपने लिए नहीं, इस खानदान की परंपराओं के लिए जी रहे थे और इस हवेली के मर्दों के लिए ही हमारी सांसें चल रही थी। सासू माँ और भाभी साहब बिना किसी प्रतिकार के सहजता से रह रहे थे। पता नहीं उनके दिल में इस परंपरा के खिलाफ बगावत करने का विचार क्यों नहीं आता। दोनों ने ही मुझे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन मेरा मन नहीं रम रहा था। मुझे तो कुछ दिखाने की ललक थी। आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का अरमान था। मेरी तकदीर ही कहिए कि इतने दिनों बाद महेंद्र से लंबी मुलाकात का अवसर मिला। हुआ यूँ कि सासू माँ, ससुर, जेठ और भाभी सा किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। महेंद्र के जिम्मे वहाँ की जमींदारी का काम छोड़ गए थे। मुझे सासू माँ के साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अतः मुझे घर पर ही छोड़ गए। मैं बड़ी बेसब्री से महेंद्र का इंतजार कर रही थी। महेंद्र बाहर बैठक में किसी से लेन देन कर रहे थे।
मैं बेचैनी से बैठक के दरवाजे के चक्कर काट रही थी। जब महेंद्र नहीं आए तो मुझसे और सब्र नहीं हो पाया और मैं बैठक में चली गई। वहाँ बैठे लोगों ने सिर झुकाकर मेरा अभिवादन किया। एक बार खुद को खास होने का एहसास मुझ पर हावी होने लगा। लेकिन महेंद्र ने इतना वक्त ही नहीं दिया। बोले, तुम यहाँ बैठक में क्यों आ गई? अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। मैं अपमानित सी लौट आई। महेंद्र भी तो इस खानदान का खून है, भला वह कैसे बीबी को खुलेआम दूसरों के सामने आने देगा? मैं बेचैनी से पूरे घर में चहलकदम करने लगी। महेंद्र का इंतजार मुझे हर पल बरसों सा लग रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। आखिर महेंद्र घंटे बाद अंदर आए और मैं उन्हें लगभग धकेलती हुई अपने कमरे में ले गई। घर में मौजूद दास दासियों ने आश्चर्य से मुझे देखा और गर्दन झुका ली। इस वक्त उनकी झुकी ही गर्दनें मुझे गर्व का एहसास नहीं करा पाई। महेंद्र ने कहा, यह क्या पागलपन है निशी? मैं कहीं भागे थोड़ा जा रहा हूँ। महेंद्र, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मुझे वक्त दो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। महेंद्र आराम से पलंग पर बैठ गए। मैंने कहना शुरू किया, देखिए जी, घर में रहकर मेरा दम घुटता है। आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाया करो ना, या फिर मुझे आगे पढ़ने के लिए बाहर जाने दो, जिससे मुझे अच्छा लगे। मैं भी आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ। महेंद्र बोला, तुम पागल हो गई हो। हमारे घर में औरतें बाहर नहीं घूमा करती और ना ही बाहर जाकर पढ़ाई करती। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी है जो तुम्हें आगे पढ़ना है? बात किसी कमी की नहीं है, बात मेरी आज़ादी की है जो मुझसे छीन ली गई है। मैं अपनी मर्जी से ना बाहर जा सकती हूँ, ना खड़ी हो सकती हूँ। क्या ज़िंदगी है? यहाँ सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। महेंद्र बोला, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? यही हमारे घर की परंपरा है, मैं इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा ठीक लगे वैसा फैसला तुम ले सकती हो। मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। महेंद्र, बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। महेंद्र चौंक उठे, ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? पहले दिन जब मैंने तुम्हें खेतों में दौड़ते देखा तो मेरा दिल धड़क उठा और उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें ही अपनी जीवन साथी बनाऊंगा। वह तो ठीक है महेंद्र, मुझे तुम्हारे प्यार से इनकार नहीं, लेकिन जरा सोचो कि एक आज़ाद पंछी को तुम सोने के पिंजरे में कैद कर लोगे तो क्या वह खुश रह सकता है? क्या तुम चाहते हो कि मेरी शिक्षा इस पिंजरे की भेंट चढ़ जाए, या फिर मैं घुट घुट कर इस कैद में जान दे दूँ? ना मुझे सोना चांदी चाहिए, ना धन दौलत। मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए जिसे मैं अपने तरीके से जी सकूँ। महेंद्र चुप, क्या कहे क्या ना कहे। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अच्छा निसी, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। महेंद्र ने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाल ली। ऐसा करो, तुम जितना धन ले जा सकती हो अपने सूटकेस में भर लो और अपनी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और कभी लेने नहीं आऊँगा। तलाक की बात पर घर में बवाल मच जाएगा। तुम इन जमींदारों को जानती नहीं हो, खून खराबा हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचे। मायके के बहाने तुम यहाँ से निकल जाओगी, बाद में जो होगा मैं संभाल लूँगा। दोबारा शादी भी नहीं करूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं आऊँगा। वहाँ तुम आज़ाद हो। इतना पैसा साथ ले जाना कि तुम्हें आर्थिक परेशानियों से ना गुजरना पड़े। मेरी दुआ है कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अब परीक्षा की घड़ी मेरी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। महेंद्र के प्यार में रत्ती भर भी खोट नहीं, लेकिन मेरे सपने, मेरे अरमानों का क्या होगा? सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पूरी होते ही पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई। लेकिन महेंद्र का क्या होगा? कब तक वह घर वालों को भरमा पाएंगे और उनकी ज़िंदगी बेवजह ही नरक बन जाएगी? क्या मुझे लेकर महेंद्र के कुछ सपने नहीं हैं? सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है मुझे। इससे अच्छी किस्मत और क्या होगी, जो मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को भी दांव पर लगा रहा है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। सच्चे प्यार की तलाश में इंसान कहाँ कहाँ भटकता है, और मैं अपने इस प्यार को छोड़कर जा रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं महेंद्र को छोड़कर नहीं जा सकती। रात भर इसी ऊहा-पोह में करवटें बदलती रही। सुबह महेंद्र ने मुझे प्रश्न सूचक नज़रों से देखा तो मैंने नज़रें झुका ली और दौड़कर महेंद्र से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मुझे माफ़ कर दो।
आपके साथ मैं कहीं भी खुश रह सकती हूँ। महेंद्र की आंखों में भी अब खुशी के आंसू छलक आए। प्यारे दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।